हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि D++ TGT नेचुरल साइंस के लिए हमारी टोटल बायोलॉजी में 21 यूनिट्स है, जिसमें से मैं आपको बहुत सारी यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके बाद हमारी एक यूनिट है जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आपको एक सब टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया है जिसका नाम है डाइजेशन। तो आज हम कवर करेंगे डाइजेशन। तो जब आप खाना खाते हो तो आपको खाना खाने की ज़रूरत क्या है? आपको पता है आपकी बॉडी जो है जितने भी डे टू डे एक्टिविटी करती है, जितने भी काम करती है, उस सब के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो जब फूड हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है वहाँ से लेके, और जब फूड फीकल मटेरियल बनके आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा क्या प्रोसेस है, उससे एनर्जी किस तरीके से रिलीज होती है, इसको हम पढ़ेंगे किसके अंदर? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं पहले हम उनको देखते हैं। तो डाइजेशन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं इंपॉर्टेंट, वो होते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेशन की। तो इंजेशन का मतलब होता है जब आप है ना खाने को अपने माउथ के अंदर डालते हो, ठीक है, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। उसके बाद जो आपका फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल में होता है। उसके अंदर बहुत सारा जो फूड है वो कब रिलीज होगा? जब उसको आप सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हो। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से जब आपका कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंसेस में टूटता है, इसको हम क्या बुलाते हैं? इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं डाइजेशन। अब जैसे ही डाइजेशन हो जाता है उसके बाद आपके फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, यानी कि चाहे उसके अंदर प्रोटीन था, फैट था, एनर्जी था, वो सब कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करना शुरू कर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? एब्जॉर्प्शन बुलाते हैं। और फाइनली जब आपका जो खाना है उसके अंदर से सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब हुए हैं, यानी कि आपको प्रोटीन एब्जॉर्ब करना था, आपको फैट एब्जॉर्ब करना था, आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी थी, वो सारी की सारी चीज़ें, वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जब फाइनली उन टिश्यूज़ में पहुंच जाते हैं जहां पर उनका इस्तेमाल होना है ताकि बाकी की एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी जो है कर पाए, उसको हम क्या बुलाते हैं? एसिमिलेशन बुलाते हैं। उसके बाद है ना, जब हमारा पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया, कुछ ऐसा फूड बच जाता है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है? वेस्ट है, ठीक है। जब उसका हमारी बॉडी से रिमूवल हो जाता है थ्रू एनएस, इसको हम क्या बुलाते हैं? इजेशन बुलाते हैं। तो डाइजेशन के अंदर ये वो सारे स्टेप्स थे जो आपको मालूम होने चाहिए, और इनका क्या मतलब है ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि हम किसकी बात करेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका पूरा खाना जब आपके माउथ में एंटर करता है, वहां से लेके वो पूरा ब्लड स्ट्रीम में जब तक पहुंचता है, उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में जो पहुंचते हैं, उसके अंदर क्या क्या डाइजेस्टिव एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उन सबको हम आज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर बना हुआ है, और कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है। अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, और कहाँ पर एंड हो जाती है? हमारे एनस पर एंड हो जाती है। अब हमारा माउथ, जैसे ही आप अपने माउथ को खोलोगे तो आपको क्या नजर आता है? बकल कैविटी नजर आती है, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बकल कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो बकल कैविटी के अंदर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? टीथ देखने को मिलता है, टंग देखने को मिलता है, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके हम उनको देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारी टंग। तो टंग कैसा ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। आपको पता है आपकी टंग के अंदर कोई भी हड्डी प्रेजेंट नहीं होती, कोई बोन प्रेजेंट नहीं होती। और बकल कैविटी से अटैच कैसे रहती है आपकी टंग? किसकी मदद से अटैच रहती है? फ्रेनुलम की मदद से अटैच रहती है। आपने देखा ना, आपकी टंग ऐसे बाहर तो नहीं गिर जा रही है ना, कहीं नीचे तो नहीं गिर जा रही है, कैसे अटैच है? वो आपकी बकल कैविटी से अटैच है। किसकी मदद से अटैच है? फ्रेनुलम से अटैच है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपकी टंग किसकी मदद से अटैच रहती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रेनुलम से अटैच रहती है। उसके बाद जब भी कभी आप अपनी जीभ को है ना शीशे निकाल के देखिएगा, शीशे के अंदर अपनी जीभ को देखिए, तो आपको है ना थोड़े छोटे 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 है ना रेज्ड प्रोजेक्शन नजर आएंगे, उभरा 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 पार्ट नजर आता है। तो वो उभरा हुआ पार्ट एक्चुअली क्या होता है? पैपिले होते हैं। पैपिले के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। जब भी आप कोई चीज अपने मुंह में रखते हैं तो आप एकदम से बताते हो कि ये खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, नमकीन है। तो ये सब कुछ आप किसकी मदद से बता पाते हो? क्योंकि आपकी टंग के पास है ना बहुत सारे टेस्ट बड प्रेजेंट है। अब कभी कभी आपको है ना टंग दी जाती है और आपको बताया जाता है कि कौन से पोर्शन की वजह से आप क्या चीज आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो अगर आप अपनी टंग का सबसे फ्रंट पोर्शन देखोगे, उसकी मदद से आप कोई भी मीठी चीज पहचान पाते हो कि ये चीज खाने में स्वीट है।
अगर आप अपनी टंग का सबसे लास्ट वाला पार्ट देखोगे तो वहां पर आप कौन सी चीजें आइडेंटिफाई करते हो, कड़वी चीजें, बिटर चीजें आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। स्वीट के बाद आपका जो पोर्शन है वहां पर क्या पहचाना जाता है, आपकी सॉल्टी चीजें, जितनी भी नमकीन चीजें आप खाते हो उसका टेस्ट बर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। और सॉल्टी के पीछे ही कैसे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, हमारे खट्टे चीजों को आइडेंटिफाई करने वाले टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। तो टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो किससे अटैच रहता है, फ्रेनुलम से अटैच रहता है। बहुत सारे पेपिले प्रेजेंट है, रेज प्रोजेक्शंस है जिनके ऊपर हमारे टेस्ट बर्ड है, और कौन सा टेस्ट बर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है टंग के अंदर, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आता है आपका माउथ के अंदर है ना, जब भी आप कभी टेस्टी खाना देखते हो, ठीक है, कोई टेस्टी सी स्मेल भी आप देखते हो तो एकदम से आप कहते हो मुंह में पानी आ गया। तो एक्चुअली वो मुंह में पानी आ गया क्या होता है, आपका सलाइवा होता है। तो जो हमारे माउथ के अंदर वाटर रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, उसको सिक्रीट कौन करता है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड उसको सिक्रीट करते हैं। अब हमारे माउथ के अंदर है ना 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए, उनकी लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए, उनका फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, जो आपके गालों के अंदर प्रेजेंट है, चीक्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद आता है आपका सिप, उसके बाद आता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड जो आपकी टंग के नीचे प्रेजेंट है। सबलिंगुअल, तो लिंगुअल आपको पता है ना, आपकी टंग से रिलेटेड वर्ड है, आपकी जो लैंग्वेज है वो भी कहाँ से आती है, लिंगुअल। आपसे कभी कभी बोला जाता है ना बायलिंगुअल होगा, तो बायलिंगुअल का मतलब है 2 भाषाएं बोल पाते हैं क्या आप, ठीक है। तो आपकी टंग के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट है उसको हम क्या बुलाते हैं, सबलिंगुअल बुलाते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे जॉ के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है 3 हमारे सलाइवरी ग्लैंड। अब ये सलाइवरी ग्लैंड मिलके करते क्या है, ये सलाइवरी ग्लैंड है ना एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। अब सलाइवरी अमाइलेज का जो पीएच है वो आपको याद रखना है 6.8 है। और जैसे ही आप जो भी खाना खाते हो उसमें अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो उस स्टार्च का जो डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ के अंदर ही उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे माउथ में सबका डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, स्टार्च का डाइजेशन होता है। और ऐसा माना जाता है कि अराउंड 30% जो स्टार्च हम खाते हैं उसका डाइजेशन कहाँ पर होता है, हमारे माउथ के अंदर होता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसकी हेल्प कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम करता है। तो अभी तक आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ है, अभी हम ओरल कैविटी को पढ़ रहे हैं, बकल कैविटी को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने अपने टंग को पढ़ा, उसके बाद हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है उनको पढ़ा। अब हम देखेंगे हमारे टीथ को। तो जैसे ही आप अपना बकल कैविटी देखते हो तो उसके अंदर आपको दांत दिखाई देते हैं। तो आपके जो टूथ है वो किसमें एम्बेडेड है, एक सॉकेट में, आपके है ना जबड़ा बना हुआ है, जबड़े के अंदर है ना आपके दांत एम्बेडेड रहते हैं। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, थीकोडेंट बुलाते हैं। ट्राइफोडेंट का मतलब होता है जिनके पास 2 सेट प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं ना उनके पास 2 तरीके के दांत प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले जब हमारा बचपन चल रहा होता है तो हमारे टेम्परेरी टीथ आते हैं जिनको हम दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर है ना जनरली 20 टीथ आपको देखने को मिलते हैं जो क्या होते हैं, उनके टेम्परेरी टीथ होते हैं जो टूट जाते हैं। और उसके बाद जो टीथ हमारे आते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, परमानेंट टीथ बुलाते हैं। और परमानेंट टीथ कितने हो सकते हैं, 32 होते हैं ह्यूमंस के अंदर। उसके बाद आता है हेटेरोडोंट टर्म, हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर किसी के भी अंदर आप देख रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर है ना डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है, अलग अलग शेप एंड साइजेस के टीथ प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या बुलाते हैं, हेटेरोडोंट बुलाते हैं। और ह्यूमंस के पास भी ना 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने उनका पिक्चर भी लगाया है। तो सबसे पहले हमारे जो टीथ होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, इंसीजर्स बुलाते हैं। आपके जो आगे के सबसे आगे के दांत हैं वो क्या है, इंसीजर्स है। उसके साइड में आपको एक दांत दिखाई देगा जो बहुत ही पैना सा है, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, कैनाइन बुलाते हैं। उसके पीछे हमारे प्री मोलर्स प्रेजेंट होते हैं और सबसे पीछे जो हमारी दाढ़ होती है वो क्या है, हमारे मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन में है ना 4 प्रकार के टीथ आपको देखने को मिलते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। और आपका जो टीथ है उसका जो हार्ड चूइंग सरफेस है, जो किसी भी चीज को चबाने में आपकी मदद करता है, वो किससे बना हुआ है, एनिमल से बना हुआ है। आपको पता है ना टूथ एनिमल जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आपको मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना है कि हमारा टूथ एनिमल किस सब्सटेंस से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये किस में मदद करता है, आपके फूड को है ना स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने में मदद करता है। सबसे पहले जब आप फूड को अपने माउथ के अंदर डालते हो तो क्या होता है, आपके दांत उसको चबाना शुरू कर देते हैं, मैस्टिकेशन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपकी टंग क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड ने बहुत सारा सलाइवा रिलीज किया, उसके साथ है ना मिक्सिंग हो जाती है और अब आपका फूड जो है वो क्या करना शुरू कर जाता है, अंदर एंटर करना शुरू कर जाता है। उसके बाद है ना कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो डेंटल फार्मूला इन्फेंट के अंदर इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स, तो कितने प्रेजेंट होंगे टीथ,
2 इंसीजर्स प्रेजेंट होंगे, एक कैनाइन प्रेजेंट होगा, प्री मोलर्स प्रेजेंट नहीं होते इन्फेंट के अंदर, मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 1 2 3, ठीक है, ऊपर वाली लेयर दांतों की और नीचे वाली लेयर दांतों की, ठीक है। तो ये आपका डेंटल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, और ये आपके डिफरेंट टाइप के टीथ है जो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर। तो ओरल कैविटी उसके बाद किस में खुलती है, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स क्या होता है, हमारा जो कॉमन पैसेज है जहां से हमारा फूड पाइप एंड विंड पाइप आपस में साथ में मिलके जा रहे हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया वाला जो हमारा पोर्शन है उसको हम क्या बुलाते हैं, फेरिंग्स बुलाते हैं। उसके बाद है ना, अगर कभी आप अपने माउथ को खोल के देखोगे ना शीशे के अंदर, तो आपको है ना एक फ्लैप नजर आ रहा होता है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप नजर आता है। ये क्या करता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये क्या करता है, आपके विंड पाइप को कवर्ड रखता है ताकि फूड जो है वो गलती से विंड पाइप के अंदर एंटर ना कर जाए और आपको खांसी ना होने लग जाए, चोकिंग ना होने लग जाए। तो इस कार्टिलेजिनस फ्लैप को हम क्या बुलाते हैं, एपिग्लॉटिस बुलाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एपिग्लॉटिस क्या होता है। तो ये एक फ्लैप होता है जो क्या करता है, फूड को विंड पाइप के अंदर एंटर होने से रोकता है। उसके बाद आता है आपका फूड पाइप जिसको आप ईसोफेगस भी बुलाते हो। तो ईसोफेगस क्या करता है, आपके सारे खाने को है ना नीचे ले जाने में मदद करता है। और हमारा ईसोफेगस किस में ओपन हो रहा होता है, एक जे शेप्ड का बैग होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्टमक बुलाते हैं। उसके बाद है ना, जब हमारा ईसोफेगस स्टमक में खुलता है तो वहां पर है ना एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर बोलते हैं। ये क्या रेगुलेट करता है, आपके ईसोफेगस की ओपनिंग को रेगुलेट करता है ताकि फूड आप किस में एंटर कर सके, स्टमक के अंदर एंटर कर सके, ठीक है। और ईसोफेगस के अंदर से अब आपका खाना कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। जो स्टमक होता है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और उसके 4 डिफरेंट पार्ट है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एक पोर्शन होता है उसके अंदर कार्डियक पोर्शन जिसके अंदर ईसोफेगस ओपन होता है। तो हमारा ईसोफेगस कहाँ पर ओपन होता है, कार्डियक पोर्शन में ओपन होता है। उसके बाद एक रीजन आता है जिसको हम फंडिक रीजन बोलते हैं। उसके बाद एक मेन बॉडी रीजन आता है। उसके बाद एक पैरेलिक पोर्शन आता है। अब ये जो हमारा पैरेलिक पोर्शन है ये किस में जाके खुलेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके खुलता है, ठीक है। और ओपनिंग जो होती है स्टमक की किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम के अंदर, वो किससे गार्डेड रहती है, एक स्पिंचर से गार्डेड रहती है और उसका नाम क्या है, पैरेलिक स्पिंचर, ठीक है। तो आपको याद रखना है सारे स्पिंचर। इससे पहले जब ईसोफेगस स्टमक में खुल रहा था वहां पर गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंचर प्रेजेंट था। अब जब हमारा पैरेलिक पोर्शन कहां पर खुल रहा है, डोडेनम में खुल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा स्पिंचर प्रेजेंट है, पैरेलिक स्पिंचर प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आपका खाना कहाँ चला जाता है, सबसे पहले आपका खाना माउथ के अंदर गया, माउथ से वो फेरिंग्स के अंदर गया, उसके बाद वो ईसोफेगस के अंदर था, ईसोफेगस ने उसे कहाँ पर डाल दिया, हमारे स्टमक के अंदर डाल दिया, स्टमक ने उसे कहाँ पर डाल दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिया। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। देखो इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है, 7.5 मीटर होती है। उसको हम स्मॉल इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये है ना चौड़ाई में कम होती है, ठीक है। लंबाई में तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन चौड़ाई में कम होती है एज कम्पेयर टू हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहला पोर्शन है डोडेनम जो सी शेप्ड का होता है। उसके बाद एक कोइल्ड मिडिल पोर्शन आता है जिसका नाम है जेजिनम, और उसके बाद एक हाईली कोइल्ड पोर्शन आता है जिसको हम इलियम बुलाते हैं। और हमारा इलियम किस में ओपन होता है, स्टमक से जो पार्ट ओपन होता है वो है डोडेनम। अब इलियम जो है वो सबसे लास्ट पोर्शन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का और वो किस में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। अब देखो ये था हमारा माउथ। सबसे पहले आया हमारा ओरल कैविटी जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं। माउथ के अंदर आपने खाना डाला, यहाँ पर आपके 3 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है जिनका नाम है पैरेटेड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिक्वल ग्लैंड, जिन्होंने क्या सिक्रीट किया, आपका सलाइवा सिक्रीट किया। उसके बाद आपका खाना फेरिंग्स में जाता है और ईसोफेगस की मदद से स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। आपका स्टमक जो है उसके अपोजिट साइड में क्या प्रेजेंट है, लिवर प्रेजेंट है, और लिवर के पास ही क्या प्रेजेंट रहता है, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। स्टमक हमारा खाना किस में भेजता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है और यहीं पर हमारी पैनक्रियाज भी प्रेजेंट है। सबसे पहला जो पोर्शन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या होता है, डोडेनम, उसके बाद आता है जेजिनम और उसके बाद आता है इलियम। उसके बाद इलियम कहाँ पर पहुंचा देगा हमारे खाने को, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा देगा। और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको क्या क्या पोर्शन देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, उसके अलावा कैल्शियम का एक रीजन प्रेजेंट होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, और सबसे एंड में आता है हमारे रैक्टम एंड एनस, और एनस के थ्रू जो भी हमारा वेस्ट फूड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है और उनका हमारे डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में क्या रोल है, ठीक है। जेजिनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है, हमारे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है।
उसके बाद आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की अगर आप लेंथ देखोगे तो वो सिर्फ 1.5 मीटर है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से पोर्शन प्रेजेंट है? तो एक पोर्शन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैशियम। ये एक ब्लाइंड सैक है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक ब्लाइंड सैक होता है, जहां पर है ना आपको कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं। और यहीं से हमारा जो वेस्टिजिनल ऑर्गन है अपेंडिक्स, वो कैल्शियम से ही अराइज होता है। तो आपको पता है ना हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स। पहले ऐसा माना जाता है कि इसी से हमारी पूंछ निकलती थी, लेकिन अब हमारी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स जो है वो वेस्ट है। और बहुत सारे लोगों को है ना अपेंडिक्स का दर्द उठ जाता है, तो उनका अपेंडिक्स है ना रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम जो है वो किस में खुलता है? कोलन में खुलता है। और कोलन के अंदर आपको क्या क्या पार्ट देखने को मिलता है? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ पर प्रेजेंट है? आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। अब जो डिसेंडिंग पार्ट है वो किस में खुलेगा? रैक्टम में खुलेगा। और रैक्टम किसके थ्रू ओपन होता है? एनएस के थ्रू ओपन होता है। और यहीं से आपका सारा का सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट फूड है, वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये था आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक एक करके हम इनका रोल पढ़ेंगे। अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी वो कितने लेयर से मिलके बना हुआ है? 4 लेयर से मिलके बना हुआ है। आपको है ना एग्जाम में ये लेयर्स के नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम है सिरोसा। और ये किससे बनी होती है? थिन मेसोथीलियम से बनी होती है। सिरोसा के बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आती है जिसका नाम है मस्कुलरिस। और ये स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है। इसका जो इनर वाला पोर्शन है वहां पर सर्कुलर लेयर आपको दिखाई देगी। और इसका जो आउटर वाला पोर्शन है वहां पर आपको लॉन्गिट्यूडनल लेयर नजर आएगी। मस्कुलरिस के बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आती है सब म्यूकोजल लेयर। यहाँ पर बहुत सारे लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेंगे, बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है? सब कुछ हमारी सब म्यूकोजल लेयर के अंदर प्रेजेंट है। आपकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो इन चारों लेयर से मिलकर बनी हुई है। फिर हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है जो है म्यूकोजा, जो किसको लाइन करती है? हमारे ल्यूमेन को लाइन करती है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे इररेगुलर फोल्ड नजर आते हैं जो क्या बनाते हैं? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई प्रेजेंट होती है उसको बनाने में मदद करते हैं। और विलाई क्यों प्रेजेंट होते हैं? विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देती है ये विलाई। विलाई के पास है ना बहुत सारा नेटवर्क प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का, क्योंकि आपको पता है हमारा फूड जो है उसका मैक्सिमम डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, कंप्लीट भी उसी के अंदर होता है, और एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर है ना विलाई का प्रेजेंस है। बहुत सारी ब्लड सप्लाईज प्रेजेंट है, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई क्या करके जाएंगी? जो भी हमारा खाना एसिमिलेट होगा वहां से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे बाकी टिश्यूज तक लेके जाएंगी, बाकी ऑर्गन तक लेके जाएंगी। ठीक है, अब जो हमारी म्यूकोजल एपिथेलियम है इसके पास क्या प्रेजेंट होती है? गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है जो क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस को सिक्रीट करती है। आपको पता है आपके स्टमक के अंदर है ना बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए हमारे स्टमक क्या करता है? म्यूकस को सिक्रीट करता है ताकि हमारी जो लाइनिंग्स है वो जल ना जाए। ठीक है, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग्स है वो जल ना जाए। अब म्यूकोजा जो है वो बहुत सारे ग्लैंड्स भी बनाती है स्टमक के अंदर, जिनको हम क्या बुलाते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बुलाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स बताइए। आपसे इनर टू आउटर भी पूछा जा सकता है, आउटर टू इनर भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है सिरोसा, उसके अंदर लेयर है मस्कुलरिस, फिर आती है हमारी सब म्यूकोसा, और फिर आती है हमारी म्यूकोसा। ठीक है, इनको आपको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए हमारी चारों लेयर जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारे पूरे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो एक एक करके अब हम उन ग्लैंड को पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके माउथ वाले रीजन में प्रेजेंट है। 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पहले पेयर को हम क्या बुलाते हैं? पैरोटिड ग्लैंड बुलाते हैं, दूसरे को सबलिंगुअल ग्लैंड बुलाते हैं, तीसरे को सबमैंडिबुलर ग्लैंड बुलाते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं? सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम को रिलीज करते हैं जिसका पीएच 6.8 है। और हमारे माउथ के अंदर जो भी आपने स्टार्च खाया उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम किसका है? सलाइवरी अमाइलेज का है। ठीक है, ये हमारा पहला ग्लैंड है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरा ग्लैंड प्रेजेंट है वो है लिवर। लिवर से जो सबसे ज्यादा टॉप फेवरेट क्वेश्चन है, जीके में भी पूछा जाता है, टीजीटी साइंस में तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी का। तो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारा लिवर। अब हमारे लिवर के पास है ना हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, वैसे हमारे लिवर की फंक्शनल यूनिट कौन है? हिपैटिक लोब्यूल है। अब जो हर लोब्यूल है, ठीक है, वो किससे कवर्ड रहता है? एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर्ड रहता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? ग्लिसन कैप्सूल बुलाते हैं।
ठीक है। हमारे लिवर का रोल क्या होता है, इसके अंदर जो हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट है वो क्या करती है, बाइल जूस को सिक्रीट करती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, स्टार मार्क कर लेनी है कि बाइल जूस सिक्रीट करने का काम तो हमारे लिवर का होता है, लेकिन हमारा जो बाइल जूस है वो स्टोर्ड कहाँ पर रहता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में पित्त की थैली बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, आपका बाइल जूस स्टोर रहता है, लेकिन उसको बनाने का काम कौन करता है, आपका हिपैटिक सेल्स करते हैं, आपके लिवर की हिपैटिक सेल्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका बाइल डक्ट है और पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों के दोनों मिलकर किस में खुलते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम में खुलते हैं और एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और इसको कंट्रोल करने का काम, इसको गार्ड करने का काम एक स्पिंचर करता है जिसका नाम क्या है, स्पिंचर ऑफ ओडाई। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पिंचर ऑफ ओडाई का क्या रोल होता है। तो हमारा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि जब है ना हमारे लिवर के जो सिक्रीशन है और पैनक्रियाज के जो सिक्रीशन है वो किस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एंट्री को वहां पे उनको एंट्री देना या फिर रोक लेना, ये काम कौन करता है, एक स्पिंचर करता है जिसका नाम है स्पिंचर ऑफ ओडाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्लैंड आता है पैनक्रियास। तो आपको पता है पैनक्रियास जो है वो एक कंपाउंड ग्लैंड है, यानी कि वो एक्सोक्राइन रोल भी प्ले करता है और एंडोक्राइन रोल भी प्ले करता है। तो एक्सोक्राइन पैनक्रियास क्या करती है, बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है और हमारा जो पैनक्रियास होता है उसके जो एंजाइमेटिक जूस है वो कैसे होते हैं, नेचर में एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर होता है इनका। उसके बाद है ना हमारी एंडोक्राइन पैनक्रियास क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन्स वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही, तो मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन को सिक्रीट करने का काम कौन करती है, हमारी बीटा सेल्स करती हैं। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरेंस प्रेजेंट होती है, उसकी जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को रिलीज करने का काम करती है, और जो अल्फा सेल्स होती है उनका काम क्या होता है, ग्लूकागॉन को रिलीज करना। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ग्लैंड है पैनक्रियास। उसके बाद अब हमारे फूड का डाइजेशन हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। तो हमारे फूड के डाइजेशन कैसे कैसे शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो डाइजेशन है वो किस तरीके का प्रोसेस है, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। आपसे एक मार्क में एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि डाइजेशन किस टाइप का प्रोसेस है, तो आपको याद रखना है कि मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। जैसे ही आप खाने को अपने माउथ के अंदर डाल रहे हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। अब हमारा खाना कहाँ पहुंच गया है, हमारे बकल कैविटी में पहुंच गया है। अब हमारी बकल कैविटी क्या करेगी, दो उसके मेजर काम है। पहला काम है मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड पार्टिकल को, जो आपने खाना खाया है, जो आपने फ्रूट खाया है, आपने जो भी चीज़ खाई है, उसको स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ना किसकी मदद से, हमारे दांतों की मदद से। तो आप रोटी का टुकड़ा अगर खा रहे हो, उसको स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारे टीथ करते हैं। इसको हम क्या बुलाते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड बुलाते हैं। ठीक है, अब जो आपका फूड है वो किस में मिक्स हो गया है, सलाइवा के अंदर मिक्स हो गया, और जैसे ही हमारे जो मैस्टिकेटेड फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको हम क्या बुलाना शुरू कर देते हैं, बोलस बुलाना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बोलस क्या होता है, तो आपका जो टूटे हुए फूड पार्टिकल है उसके अंदर जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, बोलस बुलाते हैं। अब ये जो बोलस है ये आपके खाने को स्वेलो करने में मदद करता है, यानी कि निगलने में मदद करता है, और अब आपका खाना आसानी से ईसोफेगस में एंटर कर जाता है। अब अगर आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि आपके सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सलाइवा के अंदर हमारा सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका पीएच 6.8 है, जिसका काम है हमारे 30% स्टार्च जो हमने खाया उसको अराउंड कन्वर्ट कर देना सिंपल शुगर के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर है ना इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, ठीक है, Na+, K+, Cl-, HCO3, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं आपके सलाइवा के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर है ना लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लाइसोजाइम्स का रोल क्या होता है, देखो जब आप खाना खाते हो ना, कभी कभी आप है ना कुछ गलत चीजें भी खा लेते हो, उसके अंदर है ना बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर आपके फूड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो आपने खा लिया है गलती से, उनको आपके माउथ में ही किल करने का रोल कौन करेगा, आपके सलाइवा के अंदर जो लाइसोजाइम्स प्रेजेंट है वो उसको किल करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, अब जो सलाइवरी अमाइलेज है जिसका पीएच 6.8 है, वो आपके स्टार्च के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देता है और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अराउंड हमारी 30% स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। आपके माउथ के से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद एक मूवमेंट आती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होती है। तो आपका जो चबाया हुआ खाना था जिसके अंदर सलाइवा मिक्स्ड है, जिसको आप बोलस बुला रहे हो, जब वो आपके ईसोफेगस से जा रहा होता है ना, तो एक सक्सेसिव वेव चल रही होती है, यानी कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। एक तरीके का इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जो आपके फूड को ईसोफेगस में नीचे पहुंचाने का काम कर रही है, नीचे नीचे ट्रैवल करने में, स्टमक तक ले जाने का काम कर रही है। उस मस्कुलरिसिस मूवमेंट को हम क्या बुलाते हैं, इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बुलाते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बुलाते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होती है। आपका ईसोफेगस एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन शो करता है जो आपके फूड को नीचे एंटर कराने में हेल्प करता है।
उसके बाद है ना आपका जो गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंचर है जो आपके ईसोफेगस के एंड पर प्रेजेंट है, वो क्या कंट्रोल करता है, आपका खाना स्टमक में ले जाने में हेल्प करेगा। यानी कि वो पहले बंद रहता है, जैसे उसको दिखा कि ऊपर से खाना आ गया है, वो खुल जाता है और आपका खाना किसके अंदर एंटर करना शुरू कर जाता है, आपके स्टमक के अंदर आपके स्टमक के अंदर एंटर करना शुरू कर जाता है। अब आपके स्टमक के अंदर है ना बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब इस वाली स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट है जिनके डिफरेंट डिफरेंट रोल है। सबसे पहले हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास यानी हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट है, म्यूकस नेक सेल प्रेजेंट है जो क्या करती है, म्यूकस को रिलीज करती है। और म्यूकस क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है वो आपके स्टमक की लेयर्स को ना जला दे, एपिथेलियम को ना जला दे, उससे प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, हमारा म्यूकस करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टमक के अंदर पेप्टिक और चीफ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसका काम होता है एक पेप्सिनोजन नाम के एंजाइम को रिलीज करना जो प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब है ये एंजाइम जब रिलीज होता है ये पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज हुआ है, ये अभी इनएक्टिवेटेड एंजाइम है, इसको बाद में एक्टिवेट करेगा हमारा HCl, ठीक है। तो जब हमारा पेप्सिन एंजाइम रिलीज होता है तो वो इनएक्टिवेटेड होता है, पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है, उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और वो काम कौन करता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, क्योंकि हमारे पेप्सिन को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, एसिडिक कंडीशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ना पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करती है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करती है जो क्या करता है, आपकी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देखो आप जो भी प्रोबायोटिक चीजें खा रहे होते हैं ना उनके अंदर आपको विटामिन B12 मिलता है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है ना, तो चाहे आप विटामिन B12 खा भी रहे हो ना, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 सही से एब्जॉर्ब नहीं होता। सही से एब्जॉर्ब नहीं होता तो आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जब मैंने आपको विटामिन वाला लेक्चर कराया था तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ना आपको पर्निशियस एनीमिया नाम की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके फूड में है ना विटामिन B12 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो B12 अच्छे से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाए उसके लिए हमें एक इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है जिसको कौन रिलीज करता है, हमारी ऑक्सिंटिक सेल उसको रिलीज करती है। अब देखो आपका जो बोलस आया था, आपका ऊपर से जो मैस्टिकेटेड फूड था जिसके अंदर क्या था, सलाइवा मिक्स था, अब वो है ना गैस्ट्रिक जूसेस के साथ आके मिक्स हो गया है और अब हम उसको क्या बुलाएंगे, उसके लिए हमने एक नया नाम रखा है, वो है काइम, ठीक है। अब आपका जो पेप्सिनोजन है वो जब रिलीज हुआ तो इनएक्टिव था, उसको एक्टिवेट करता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच क्या होता है, 1.8 होता है। अब ये किस में कन्वर्ट कर दिया है, HCl ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया है और ये क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। यानी कि जब रिलीज हुआ था तब पेप्सिनोजन था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए इसे क्या चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए और एसिडिक पीएच प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। अब पेप्सिन हमारा किसमें, अब हमारे पेप्सिन का रोल क्या है, हमारे स्टमक के अंदर है ना एक्चुअली किसका डाइजेशन होता है, हमारे प्रोटीन का मेनली डाइजेशन हो रहा होता है। तो हमारे प्रोटीन को है ना स्मॉलर प्रोटीन पार्टिकल्स में तोड़ देने का काम, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में तोड़ देने का काम कौन करता है, हमारा पेप्सिन करता है। हमारे माउथ के अंदर हमारी शुगर का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हमारे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है, स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है। आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि हमारे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टमक के अंदर होता है। हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हमारी हेल्प कौन करता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम करता है, जिसको हमारा स्टमक रिलीज करता है, जिसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। उसके अलावा आपके स्टमक के अंदर है ना आपको एक और एंजाइम देखने को मिलता है जिसको हम रेनिन बुलाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा है वो हमेशा दूध पी रहे होते हैं, ठीक है, दूध ही दूध पी रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर है ना एक्चुअली रेनिन ही प्रेजेंट होता है मेनली। और रेनिन जो है वो किस में हेल्प करता है, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्पेशली जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर रेनिन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और वो बहुत आराम से मिल्क को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए वो खुशी से मिल्क पी रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में स्मॉल अमाउंट में लाइपेजेस नाम का एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। तो देखो हमारे माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट था, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट था जिसका पीएच 6.8 था। उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, उसके अलावा रेनिन प्रेजेंट है और लाइपेजेस प्रेजेंट है। ये एंजाइम्स के नाम आपको याद रखना है कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट है और वो किसके ब्रेकडाउन में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद अब आपका फूड है ना, आपका शुगर माउथ में डाइजेस्ट हो गया 30%, अब आपका जो प्रोटीन है वो काफी सारा डाइजेस्ट हो चुका है आपके स्टमक के अंदर। अब आपका जो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ पहुंच गया है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गया ताकि इसका फर्दर डाइजेशन हो सके। हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, ठीक है। हमारे जो बाकी के सारे ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सारी चीजों का डाइजेशन करने में हेल्प करेंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सबका डाइजेशन होना है तो उसके लिए उसको बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। अब देखो हमारी
लिवर ने है ना बाइल जूस को बनाया था जो स्टोर था गॉल ब्लैडर में। अब वो है ना वहां से बाइल जूस आएगा, हमारी पैनक्रियाज बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, वो यहाँ पर आएंगे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस भी प्रेजेंट होते हैं जो हमारी फूड डाइजेशन में मदद करते हैं। अब पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस जो है वो कहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज हो जाएंगे, किसकी मदद से, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की मदद से। ठीक है, अब हमारे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो हमारा पैनक्रियाटिक जूस जिसको हम बुला रहे हैं ना, उसके अंदर एक्चुअली 6 एंजाइम्स प्रेजेंट है जिनका नाम है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस। अभी 6 के 6 एंजाइम जो आप देख रहे हो ना, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। इनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर से है वो है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या है, अभी हमारा इनएक्टिव है ये एंजाइम, इसको एक्टिवेट करने का काम करता है एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। अब एंटीरोकाइनेज क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और ट्रिप्सिन क्या है, एक एक्टिव फॉर्म है। जैसे पैप्सिन को एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा था, वैसे ही हमारे ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है, एंटीरोकाइनेज कर रहा है, और उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब आपका ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपके बचे हुए बाकी के जो एंजाइम्स है ना, काइमोट्रिप्सिन है, अमाइलेजेस है, लाइपेजेस है, न्यूक्लियसेस है, इन सबको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, ये सब कुछ कहां पर हो रहा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब जो बाइल जूस है उसको सिक्रीट किया था लिवर ने, लेकिन वो स्टोर था गॉल ब्लैडर के अंदर। अब हमारा बाइल जो है वो कहां पर आ गया है, डोडेनम में आ गया, और डोडेनम आपको पता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले रीजन को बुलाते हैं। ठीक है, अब हमारे बाइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, तो बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट है जिनके अंदर कौन कौन आते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आते हैं, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। अब बाइल जूस का मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है, वो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, वैसे ही जो हमारे बाइल जूसेस है वो किस में हेल्प करते हैं, हमारे फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारे जो फैट के बड़े बड़े ग्लोबुल्यूल्स है उनको स्मॉल मिसल्स में तोड़ने का काम कौन करता है, हमारा बाइल जूस करता है। और बाइल का एक और काम है जो हमारा लाइपेज नाम का एंजाइम है उसको एक्टिवेट करना। ठीक है, ये सब कुछ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, चाहे बनाया था बाइल जूस को हमारे लिवर ने, चाहे स्टोर किया था गॉल ब्लैडर ने, लेकिन उसने कहाँ पे भेजा है, इसको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा है। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो भी कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है ताकि बाकी का डाइजेशन हो सके। उसके बाद आते हैं हमारे इंटेस्टाइनल जूस। अब देखो हमारे यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एक मेजर जूस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सकस एंटेरिकस, और इसका पीएच आपको याद रखना है 7.8। अब ये जो जूस है ना, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जैसे कि माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। अब ये सब क्या करेंगे, डाइजेशन में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर गॉबलेट सेल्स क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है। अब देखो जो आपका प्रोटीन है ना, उसके डाइजेशन के लिए हमें कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, क्योंकि हमारा जो पेप्सिन है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है। ठीक है, लेकिन वैसे ही है ना हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस जो है वो किस कंडीशन में काम करते हैं, एल्कलाइन कंडीशन में काम करते हैं। अब हमारा खाना कहाँ से आया था, स्टमक से आया था, उसके अंदर कैसी कंडीशन प्रेजेंट थी, एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट थी, तो उसको है ना एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने का काम कौन करते हैं, हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकस करता है, और बायोकार्बोनेट करते हैं। जो हमारी पैनक्रियाज के अंदर बायोकार्बोनेट्स प्रेजेंट है, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करते हैं, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं, और हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड था, जो एसिडिक फूड था, जो स्टमक से आया था, उसको एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो आगे का डाइजेशन है वो हो सके। यहाँ पर है ना सब म्यूकोसल ग्लैंड जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं वो भी प्रेजेंट होता है आपके डोडेनम के अंदर ही। ठीक है, अब देखो आपका जो प्रोटीन है वो कहाँ पर उसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया कि जब आप खाना अपने माउथ के अंदर डालते हो, ठीक है, वहां से लेके सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट था, पेप्सिन प्रेजेंट था, उसने है ना उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया था, प्रोटीजेस एंड पेप्टोन्स में। अब है ना जो हमारा वो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स है, अब वो आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इसके ऊपर एक्ट करेंगे हमारे बाकी के एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि अब हमारा जो प्रोटीन, प्रोटीज एंड पेप्टोन्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब इसके ऊपर कौन कौन से एंजाइम्स काम करेंगे, ट्रिप्सिन काम करेगा, काइमोट्रिप्सिन काम करेगा, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक्ट करेगा। जब ये 3 के 3 एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन पे हमारे प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा स्टार्च है उसका डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो गया था, हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट हो गया था, माल्टेज में वो कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बहुत सारा जो फैट है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइग्लिसराइड
एंड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, लाइपेजेस एक्ट करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे न्यूक्लियेजेस है जो पैनक्रेटिक जूस के अंदर प्रेजेंट थे वो किस पे एक्ट करेंगे, हमारे न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। उसके बाद है ना, इन सब के बाद क्या होता है, जब ये इतना इतना डाइजेशन हो गया है, हमारे प्रोटीन डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, फैट है वो मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड में एक्ट हो गया है, हमारा जो न्यूक्लियेजेस है वो न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो गया है। उसी के बाद है ना, इन पे एक्ट करना शुरू करता है हमारा सक्कस एंटेरिकस नाम का एंजाइम। अब हमारे सक्कस एंटेरिकस एंजाइम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट थे जो इन रिएक्शंस को अंजाम देंगे। तो देखो, आपके प्रोटीन का डाइजेशन किस में हुआ, पहले आपके डाइपेप्टाइड्स तक वो कन्वर्ट हो चुके थे। अब आपके डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड बना देने का काम किसका है, डाइपेप्टाइडेजेस का, जो किसके अंदर प्रेजेंट था, हमारे सक्कस एंटेरिकस के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट था। इसने इसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। और अमाइनो एसिड वो फॉर्म होती है जिसमें हमारी बॉडी प्रोटीन को यूज कर सकती है। तो देखो, सबसे पहले आपके स्टमक के अंदर प्रोटीन जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट गए, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो डाइपेप्टाइड में टूट गया, और अब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो सक्कस एंटेरिकस प्रेजेंट है वो डाइपेप्टाइड से उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो आपकी शुगर थी जो माल्टोज में टूट चुकी थी, अब वो माल्टेज एंजाइम उसके ऊपर काम करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। आपकी जो लैक्टोज शुगर है वो उसके ऊपर लैक्टेज नाम का एंजाइम काम करेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आपकी जो सुक्रोज नाम की शुगर है उस पर सुक्रेज नाम का एंजाइम काम करेगा और वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाएगी। फिर आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स थे उनके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेजेस काम करेगा, वो न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाएंगे। न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करेगा तो वो शुगर एंड बेसिस में टूट जाएंगे, एंड शुगर एंड बेसिस वो फॉर्म है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है। उसके अलावा आपके डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो है उन पे कौन एक्ट करेगा, लाइपेजेस एक्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपसे एग्जाम में ना ये पूछा जाता है कि प्रोटीन जब फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड यानी कि फैट का जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। आपकी कौन सी शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि माल्टोज शुगर लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, सुक्रोज किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको फाइनल रिएक्शंस इनकी याद रखनी है, और ये सब कुछ किस में हुआ है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुआ है। अब जो है एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगा, आपका जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, वो कहाँ चला जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में ना कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि आपका जो सारा का सारा डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। अब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है ना हमारे जो कुछ वाटर है, मिनरल्स है, कुछ ड्रग्स है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके अलावा यहाँ पर है ना कुछ म्यूकस रिलीज होता है जो आपके वेस्ट पार्टिकल को अडहेर करने का काम करता है, ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है, ताकि आराम से आपका फीकल मटेरियल जो है वो डेफिकेट हो जाए, बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है। तो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली यही रोल होता है कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनअब्जॉर्ब फूड है, वेस्ट पार्टिकल है, उसको अडहेर करके रखना, थोड़ी देर स्टोर करके रखना, और बाद में रैक्टम और एनएस की मदद से वो कहाँ चला जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है, जिसको हम इजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारी बॉडी के अंदर है ना बहुत सारी चीज़ों का डाइजेशन हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है। तो कौन सी चीज़ कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है उसको अब हम देखते हैं। तो हमारे माउथ के अंदर है ना, अगर आपने कोई भी ड्रग्स लिए, सर्टेन ड्रग्स, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, हमारे माउथ के अंदर होगा। आपने जितना भी पानी पिया है, सिंपल शुगर है, अल्कोहल है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर होता है, हमारे स्टमक के अंदर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारे एब्जॉर्प्शन सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो हमारे जितने भी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, ये सब कुछ कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाटर और मिनरल्स और कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन करती है। तो सारे के सारे फूड को मेजरली डाइजेस्ट करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम, एसिमिलेट करने का काम किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। तो आपका जितना भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस है फाइनली उस टिश्यू में पहुंच जाएगा जहां पर उसकी जरूरत है, ठीक है, जो भी उसका काम होना है। सोचो आपको प्रोटीन चाहिए, तो जिस भी टिश्यू को प्रोटीन चाहिए वहां पर अब प्रोटीन पहुंच चुका है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बुलाते हैं, एसिमिलेशन बुलाते हैं, ठीक है। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना हमें डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले होता है जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। तो जब आपके लिवर को नुकसान पहुंच रहा होता है, आपकी जो स्किन है, आपकी जो आंखें हैं वो येलो पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा बाइल पिगमेंट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है आपकी बॉडी में। आपका जो लिवर है वो सही से काम नहीं कर रहा होता जॉन्डिस के अंदर।
उसके बाद आपने देखा होगा वॉमिटिंग। तो जब क्या होता है, आपने जो भी खाना खाया अगर वो आपके माउथ के थ्रू, आपके जितने भी फूड कंटेंट है वो अगर आपके माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग बोलते हैं। और आपको पता है हमारा जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करने का सेंटर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन के मेडुला के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद होता है डायरिया। अगर बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार आपको जो है वो बाउल मूवमेंट हो रहा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आपका जो फीकल डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या हो गया है, डायरिया हो गया है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कब्ज बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जो आपका फीकल मटेरियल है ना, उसके अंदर है ना फाइबर कंटेंट बहुत लो है, जिसकी वजह से आपकी आंतों पे चिपका रह जा रहा है आपका खाना, वो बॉडी से बाहर नहीं आ रहा, आपका सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो कोलन के ऊपर ही रिटेन रह जा रहा है, बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, और कई कई दिन तक आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कब्ज बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। फिर होता है इनडाइजेशन। तो अगर आपका खाना है ना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपको ऐसा लग रहा है मेरा पेट तो भरा भरा लग रहा है, आपने कुछ नहीं खाया लेकिन फिर भी आपको लग रहा है मेरा पेट तो भरा भरा लग रहा है, ठीक है, तो किसकी वजह से हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम सही से काम नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हो, आपने है ना बहुत ज़्यादा खाना खा रखा है, पहले आपने बहुत सारा खाना खा रखा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाया है, आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो इन सब इश्यूज़ में क्या होता है, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म होती है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो हमारी बॉडी के अंदर है ना प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से हम दो इश्यूज फेस करते हैं, एक होता है मैरास्मस और एक होता है क्वाशिरकर। तो मैरास्मस का मतलब होता है जब आपकी डाइट के अंदर, आपके खाने के अंदर प्रोटीन की भी कमी है और कार्बोहाइड्रेट की कमी है, यानी कि प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है और एनर्जी की भी डेफिशिएंसी है। जो हमारे 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है मैरास्मस की, बच्चा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, एक्सट्रीम थिननेस शो करता है, उसके जो हाथ पैर होते हैं बहुत पतले हो जाते हैं, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, और सही से उसके दिमाग का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है, मेंटल इंपेयरमेंट भी देखने को मिलता है। इस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, मैरास्मस बुलाते हैं। फिर हमारी दूसरी कंडीशन होती है क्वाशिरकर। इसके अंदर है ना आपको एनर्जी तो मिल रही है, आप जो खाना खा रहे हो उसमें एनर्जी अवेलेबल है, लेकिन प्रोटीन की कमी है, आपके खाने के अंदर प्रोटीन की बहुत कमी है, और 1 साल से बड़े बच्चों के अंदर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग का फिनोमेना देखने को मिलता है, आपके जो हाथ पैर है वो बहुत पतले हो जाते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो भी कमजोर रह जाता है, बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी स्लो रह जाती है, और जो पेट है ना बहुत फूला फूला रहता है, ओडीमा जैसी सिचुएशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, बॉडी पार्ट के अंदर ओडीमा और स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब देखो इनको आप याद कैसे रखोगे, तो मैरास्मस में एकदम कैसा हड्डल हो गया ना, एकदम पूरी हड्डियां नजर आ रही है, बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं बच गया है, ठीक है, तो मरा मरा लग रहा है, तो मैरास्मस है, ठीक है। क्वाशिरकर में क्या डिफरेंस होता है, थिननेस यहाँ भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इसका पेट कैसे फूल गया है, तो स्वेलिंग नजर आती है, ओडीमा बोलते हैं इसको, इस सिचुएशन को, ठीक है, तो ओडीमा नजर आ रहा है, ये क्वाशिरकर के अंदर होता है, ठीक है। तो मैरास्मस के अंदर क्या है, ना तो प्रोटीन मिली ना एनर्जी मिली, तो कैसा हो गया, एकदम मरियल हो गया, कोई काम करने की एनर्जी उसके अंदर नहीं बच गई है। क्वाशिरकर के अंदर क्या हुआ है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है लेकिन एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। इसी के साथ हमारा डाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।